हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विथ मी प्रीति बोरा। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हम पॉलिटिकल थिंकर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी प्लेटो, एरिस्टोटल और कॉन्फ्यूशियस के जो बेसिक बेसिक उनकी थ्योरीज हैं वो सब कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, उससे। अब मैं ये आपको क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये जो बुक है ना, अभी हमने 2020 का एग्जाम देखा था जब, उसमें भी एक बुक के डिटेल्स के बारे में पूछ लिया गया था। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बट हाँ, आपसे जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसके अंदर की जो चीजें उसमें लिखी है, कि क्या चीज उसमें मेंशन है कि नहीं है, वो चीज आपसे पूछ ली जाती है। और इसके अंदर जो जो उन्होंने थ्योरीज दे रखी है ना, जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स ने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकती है। इसी वजह से ये जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दोस्तों, एक और बात, जैसे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि हिंदी में भी आप लिखो, तो मैंने इसमें हिंदी वाला कंटेंट भी डाला है। तो आज हम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज, जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए। और जो भी इससे प्रीवियस लेक्चर्स है उन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहां से रेफर कर लीजिएगा। किसी भी थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट पे लिखिए, आपको आपके जवाब वहीं पे मिल जाएंगे। और किसी को फर्दर डाउट है कि कैसे तैयारी करनी है नहीं करनी, तो वो मुझसे टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकता है, एंड मैं उसको फिर ग्रुप में ऐड कर लूंगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं द रिपब्लिक से। देखिए, ग्रीक में रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ग्रीक में रिपब्लिक का मतलब होता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय। इसमें रिपब्लिक, देखो, एक तो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिपब्लिक लिखा हुआ है, उस रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? उस रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड है स्टेट का वो इलेक्टेड होगा, वो कोई मोनार्की वगैरह नहीं होगी, बट उस वो चूज किया जाएगा। तो लैटिन सेंस में जो रिपब्लिक का मतलब होता है वो होता है द स्टेट या फिर पॉलिटी। किसने कहा था ये? बारकर ने। लेकिन यहाँ पे जो रिपब्लिक है, इस रिपब्लिक में जो मेन मीनिंग है वो जस्टिस से रिलेटेड है। अभी आगे की वीडियोस में ना मैं आपको वो जस्टिस वाली डिबेट नहीं है, जो अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे उन्होंने क्या क्या जस्टिस को कैसे डिफाइन किया था, वो भी बताऊंगी। जिसका मैंने थोड़ा सा जो बेसिक बेसिक है वो आपको ऑलरेडी कवर कर दिया है प्लेटो की पहली वीडियोस में। अब शेल्डन वॉलिन, वो भी पॉलिटिकल थिंकर है, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि जो पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, सबसे पहले एक बात बताओ कि ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट आया क्यों? उन्होंने इतनी बड़ी बुक लिख दी, पूरा ऐसे डिफाइन कर दिया जस्टिस क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना, इसमें काफी इथिकल क्वेश्चन है जो कि नेचर हमें आंसर नहीं कर सकता। यानी कि जो पहले जमाने में होता था ना कि हम नेचर की पूजा करते थे, नेचर से रिलेटेड हमारी लाइफ बहुत रिवॉल्व होती थी, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो नेचर की प्रॉब्लम्स और जो ह्यूमन की प्रॉब्लम है वो अलग अलग है, और उनके सॉल्यूशन भी अलग अलग होते थे। तो जो मेन की प्रॉब्लम है ना, वो को टर्मिनस मतलब खत्म होना किसी दूसरी चीज के साथ, ठीक है, वो नेचर की प्रॉब्लम के साथ खत्म नहीं होती, ऐसा शेल्डन वॉलिन ने कहा था। तो इसलिए हमें डिफाइन करना पड़ता है कि एक जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें किस टाइप का जस्टिस मिलेगा और हमारे क्या राइट्स होंगे। अब जो रिपब्लिक में प्लेटो ने डिफाइन किया था ना, वो बोला था कि जो वर्च्यू है ना, मैंने आपको वर्च्यू का बताया है, इनफैक्ट एरिस्टोटल ने भी, या मैंने आपको बोला था कि गोल्डन मीन उन्होंने डिफाइन किया था। और कन्फ्यूशियस भी वर्च्यू, 5 कांस्टेंट वर्च्यू, तो मतलब हर कोई वर्च्यू पे फोकस कर रहा है। यही होना चाहिए बेसिस किसका? रैशनल और मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये रैशनल और मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में देखो क्या बोलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये सदाचार, तर्कसंगत और नैतिक परिवर्तन का आधार है। अब ये जो रिपब्लिक है ना, ये जस्टिस से रिलेटेड है। और ये सबसे ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन वर्क है प्लेटो का, मतलब सबको ये वाली बुक का नाम तो पता होता है। अब उनकी और भी बुक्स हैं क्या? जैसे मैंने आपको बुक का नाम लिस्ट दे रखी है 5-6 बुक, जैसे स्टेट्समैन, लॉज। इट वॉज रिटन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, डायलॉग की फॉर्म में ये। अब देखो, जैसे इसका डायलॉग की फॉर्म में कैसे है, देखो अब इसका एग्जाम्पल लो। जैसे फिलहाल सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, हमें नहीं पता कि कब होंगे एग्जाम कब नहीं होंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो अभी से ही ना, ये जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना, इसमें हम अच्छा अच्छा पढ़ के हम और भी तगड़े कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट, और फिर हम अच्छी अच्छी रैंक लाएंगे, हमारा सिलेक्शन तो पक्का इस बार लेके ही रहेंगे। कुछ बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि चलो इतनी देर से पढ़ रहे थे, थोड़ा ब्रेक मिला ये। तो ये अलग अलग चीजें, अगर हम ऐसे 4-5 लोगों को इकट्ठे बिठा दे कि भाई कैसे आपकी, मतलब आप लोगों का ग्रुप है, आपको ग्रुप स्टडी करनी है, तो हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू देगा ना कि नहीं भाई अभी तो टाइम है, अभी क्या करते, थोड़ा बहुत हम कुछ और स्किल स्किल में लगाते हैं ये सब।
कुछ बोलेंगे कि नहीं यार बहुत लेट हो रहा है तो हम कुछ जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बोलेंगे कि नहीं हम इस टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ाई करते हैं। सबके अलग अलग, अगर मैं बोलूंगी कि एक डिसीजन पे आओ तो सब तुम विचार विमर्श करके कुछ एक परिणाम पे आओगे ना, इसको डायलॉग बोलते हैं। और इसका ये किसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, ये है डायलेक्टिकल मेथड का फाइनेस्ट एग्जाम्पल। अब डायलेक्टिकल मेथड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, यानी कि कुछ आप तर्क रखते हो, एंटीथेसिस उसके अगेंस्ट कुछ तर्क आते हैं, और दोनों फिर जब डिस्कशन करते हैं तो क्या बनता है, सिंथेसिस, एक कोई थ्योरी या एक डिसीजन आता है। और ये किसने डेवलप की थी सबसे पहले, सोक्रेट्स ने। हिंदी वालों तुम्हारे लिए भी है। अच्छा हिंदी वालों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ट्रांसलेशन किया ना, ये गूगल ट्रांसलेशन से किया है। सो अगर कोई भी इसमें गड़बड़ है तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, गूगल को करना। तो इसमें बोला है कि गणतंत्र न्याय से संबंधित है ये। प्लेटो का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कार्य है, एक संवाद के रूप में लिखा गया था। द्वंद्वात्मक पद्धति के बेहतरीन उदाहरण है ये, सुक्रांत द्वारा इसको विकसित किया गया था। अब वॉलिन के जैसे मैंने उनको भी बोला था कि राजनीतिक दर्शन एक नैतिक प्रश्न के रूप में उभरा, जिसकी प्रकृति कभी उत्तर नहीं दे सकती थी। मनुष्य की समस्याएं प्रकृति की समस्याओं से पूर्णतः सहवर्ती नहीं थी। और बार्कर ने बोला कि ग्रीक में गणतंत्र का अर्थ है न्याय, और इससे लैटिन अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए, जिसका अर्थ क्या होता है, राज्य या राजनीति। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये इन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, हमारी प्रॉब्लम्स है, ये डायलॉग की फॉर्म में है, वर्चू बेसिस है, लेकिन शुरू कहाँ से करें भाई, कहाँ से हम इसे स्टार्ट करें। इट बिगैन विद द क्वेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ गुड। हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो गुड है, बोलते हैं ना कि इन गुड फेथ, इन गुड फेथ, भाई ये गुड फेथ है क्या, ये आइडिया ऑफ गुड है क्या। एंड एक्सप्लेन, तो फिर इस बुक में ये सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई। हाउ अ परफेक्ट सोल कुड बी डेवलप्ड। अब इनका जो मेन मकसद था ना, ये नहीं था कि एक अच्छे मनुष्य को बनाए कि भाई हाँ तुमको ये सारी सारी चीजें, ये सब्जेक्ट आने चाहिए और तुमको ये काम आने चाहिए, नहीं। इनका मतलब था कि इंटरनल प्रोग्रेशन है वो होना चाहिए, यानी कि तुम्हारी जो सोल है, आत्मा है, वो परफेक्ट होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी। तो जो सोक्रेटिक फिलॉसफी थी ना, उसने एनालाइज किया, एनालाइज्ड एंड फॉर्मुलेटेड, और फॉर्मुलेट किया इन सब चीजों को डायलॉग्स की फॉर्म में। अब देखो, इसका ना एक और फायदा होता है, अगर मैं आपको बोल दूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिंपल एक लाइन बोल दूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, खत्म। तो आप क्या समझोगे, आप मुझसे पूछोगे तो सही ना कि क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्या मतलब, क्या इसका रीजन क्या है, ये वो। तो अगर हम कोई भी ऐसे थ्योरी, अगर जैसे मैं आपको ये पूरी स्लाइड सिर्फ ऐसे ऐसे रीड करके बता देती, या फिर मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दे देती और कुछ समझाती नहीं, तो आपके समझ में क्या आता, और अगर समझ में नहीं आता तो आप उसे जल्दी जल्दी भूल जाते, और अगर जल्दी भूल जाओगे तो फॉलो क्या करोगे। मतलब इनमें से कुछ तो चीजें तुमको अच्छी लगेगी ना, इंस्पायर होते हैं हम कि नहीं हाँ ये चीज अच्छी है, इसे हम अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। तो जब भी कोई चीज डायलॉग की फॉर्म में होती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार हम एक मूवी देख रहे हैं, कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये वो, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, तो ऐसे ना हमारे एक तो दिमाग में भी आ जाती है, और दूसरा हम उसे फॉलो भी करते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी है। और ये डायलॉग स्टडी ऑफ नेचर और लॉजिक और मेटाफिजिक्स के नहीं थे, इट वॉज परस्यूट ऑफ विजडम, ये विजडम के लिए थी। अब मैंने आपको बताया कि विजडम के लिए लिटरेट होना जरूरी नहीं है। विजडम का क्या मतलब क्या है, कि ऐसी स्किल कि आप किसी भी सिचुएशन में डिसीजन ले सके, इट्स लाइक डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी हो, कि सही गलत का आपको अंदाजा हो, उसे बोलते हैं विजडम। उसके लिए जरूरी नहीं है कि किसी को पढ़ना है। एंड टू अचीव विजडम वुड बी टू अचीव ह्यूमन परफेक्शन, क्योंकि अगर आपको विजडम आ जाएगी तो ह्यूमन परफेक्शन आ जाएगी, वेल बीइंग होगा और आप खुश रहेंगे। दिस अगेन, इसका मतलब ये नहीं है, meant नॉट merely केयरिंग फॉर one's ओन सोल, सिर्फ अपनी सोल की केयर नहीं करनी, बट एज एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल, की अलग से सोसाइटी से अलग रखे, बट सबकी करनी है। क्यों, क्योंकि हम कहीं ना किसी चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे अगर आप सोचो कि अभी हम घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन है, घर पे बैठे हैं, और हाँ हम किसी से कांटेक्ट में नहीं है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपके घर में सब्जी तो आती होगी, आपके घर में दूध वगैरह बहुत सारी खाने की चीजें आती होंगी, वो तो चाहे आप कितना भी लॉकडाउन कर लो, लेकिन खाना तो प्राइमरी है ना, वो चीजें तो आती है, तो उसे कौन मतलब बनाता है, कौन उसे उगाता है, कौन उसे पैक करता है, तो ये सारे लोग, तो इनडायरेक्टली आप उन पे डिपेंडेंट हो। हिंदी में देख लेते हैं।
यह अच्छे के विचार को समझने की खोज के साथ शुरू हुआ, ये जो इनका पूरा परस्यूट था, एंड बताया कि कैसे एक आदर्श आत्मा को विकसित किया जा सकता है। जो सुक्रांति दर्शन है ना, प्रारंभिक संवादों में विश्लेषण और तैयार किया गया, ठीक है, कि संवाद के डायलॉग की फॉर्म में प्रकृति या तर्क या तत्व मीमांसा का अध्ययन नहीं था। ये ज्ञान की खोज थी, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव पूर्णतः कल्याण और खुशी प्राप्त करना होगा। इसका मतलब फिर से एक अलग थलग व्यक्ति के रूप में अपनी आत्मा की देखभाल करना नहीं था। खुद को बचाना और समाज को उसके भाग्य पर छोड़ देना, ये सब नहीं था। ये ऐसे था कि सोसाइटी को भी साथ में लेकर चलना है। नेक्स्ट, कि अच्छा ठीक है, हमने वो परस्यूट ऑफ सोल वगैरह किया, अब इससे क्या आएगी, ह्यूमन एक्सीलेंस आएगी। तो ह्यूमन एक्सीलेंस को प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ने मेंटेन रखा। उन्होंने बोला था कि क्यों, क्योंकि इट इज द एक्सीलेंस ऑफ एन एसेंशियली सोशल क्रिएचर। जो एसेंशियली सोशल क्रिएचर है कौन, अ सिटीजन। और मैंने आपको बताया ना कि सिटीजन भी एक्टिव पैसिव, वो बहुत उन्होंने डिफाइन किया था। इन्होंने बोला कि ये एक्सपीरियंस हमें जो प्रोड्यूस करना है, एंड कंसिक्वेंट वेल बीइंग, कि हम ऐसा एक्सपीरियंस प्रोड्यूस करें, एक ऐसी मतलब जो आत्मा है उसको सुधारे, हम विजडम ले, तो वही होगा कि ट्रू एंड ऑफ द रॉयल आर्ट ऑफ स्टेटमैनशिप। स्टेटमैनशिप का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है स्किल। क्या करने के लिए, पॉलिटिक्स वगैरह चलाने के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होता है, दैट्स मतलब बोलता है कोई अच्छा से पॉलिटिक्स करता है या पॉलिसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, तो ही इज अ गुड स्टेटमैन। Hence, the life of philosophy and the life of active statesmen ought not to be as they appear to Calicles. ये जो लाइफ है फिलोसफी की और एक्टिव स्टेटमेंटशिप, ये ऐसी नहीं थी जो कैलिकस को लगती थी। ऑल्टरनेटिव करियर्स हो सकते हैं, बट एक सिंगल लाइफ में इन विच ऑल द हाईएस्ट पावर्स ऑफ द मैन वुड फाइंड फुल एक्सप्रेशन, की हमें एक ही लाइफ मिली है, उसमें हम उसको कैसे फुल एक्सप्रेशन से जी सकते हैं। अच्छा, कॉनफोर्ड का मानना था कि सोसाइटी कुड बी सेव्ड, सोसाइटी को बचाया जा सकता है ओनली बाय रीयूनाइटिंग द टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट को रीयूनाइट कर दो विच हैड बीन ड्रिफ्टिंग अपार्ट, जो अलग थलग हो रखे हैं। यानी कि सोसाइटी या इंडिविजुअल बोल सकते हो, या इंडिविजुअल और नेचर बोल सकते हो आप। इट हैड एन इलेबोरेटिव स्कीम ऑफ एजुकेशन, इस जो बुक में ना एक एजुकेशन की बहुत ही इलेबोरेटिव स्कीम थी, जिसको देखकर रोज्यू ने कमेंट किया कि इट वॉज हार्डली अ पॉलिटिकल वर्क, कि ये पॉलिटिकल वर्क तो है ही नहीं, बल्कि इट इज अ फाइनेस्ट ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन एवर रिटन। ये क्वेश्चन भी आया था कि किसने ये कमेंट किया, कि ये जो फाइनेस्ट ट्रीटाइज है एजुकेशन में आज तक जिसने लिखा है, क्योंकि इसमें मेनली बात ये तो जस्टिस या फिर एजुकेशन से रिलेटेड थी। और फिलोसोफर किंग भी, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इट कंटेन्ड अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ गुड लाइफ, की अच्छी लाइफ का मीनिंग क्या है, उसका डिटेल एग्जाम्पल था कि लोगों को अच्छे से समझ में आए। एंड आउटलाइन द मीनिंग टू अचीव इट, यही नहीं कि क्या है, ये भी कि आपको ये कैसे अचीव करना है। बेसिकली फुल ऑन गाइड थी ये। हिंदी, मानव उत्कृष्टता, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु ने हमेशा बनाए रखा, एक अनिवार्य रूप से सामाजिक प्राणी, एक नागरिक की उत्कृष्टता है। अगर मेरी कुछ भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो पहले ही सॉरी, बट हाँ, इस अनुभव और परिणामी कल्याण को उत्पन्न करना राज्य कौशल की शाही कला का सही अंत है। इसलिए दर्शन का जीवन और सक्रिय राजनेता का जीवन नहीं होना चाहिए, जैसे कि वे कॉलिकल्स को दिखाई देते थे। वैकल्पिक करियर, लेकिन एक ऐसा जीवन जिसमें मनुष्य की सभी सर्वोच्च शक्तियां पूर्ण अभिव्यक्ति पाएंगी, यानी कि फुल एक्सप्रेशन मिले। अगर आपको समझ लो आपके लास्ट अटेम्प्ट भी रह रहा है, बट फिर भी आप फुल ट्राई करोगे ना, ये थोड़ी ना कि आप पहले बैठ के ऐसे बैठ जाओगे कि भाई अभी मेरा लास्ट अटेम्प्ट रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो कुछ होएगा नहीं। वो राइट चीज नहीं है। समाज को तभी बचाया जा सकता है जब उसके दो तत्व, ये थोड़ी गलत ट्रांसलेशन हो गई, जो दो तत्व अलग हो रहे हैं वो फिर से साथ में आ जाए, ये कॉनफोर्ड ने कहा। इसमें शिक्षा की एक विस्तृत योजना थी, जिसने रूसों को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया कि यह शायद ही एक राजनीतिक कार्य था, लेकिन शिक्षा पर अब तक का सबसे अच्छा ग्रंथ लिखा गया था। इसमें अच्छे जीवन का अर्थ का विस्तृत परीक्षण किया गया था, और इसे प्राप्त करने के साधनों की रूपरेखा तैयार की गई थी। लाइक ब्लूप्रिंट था पूरा उसमें। मतलब प्लेटो का मतलब मैं बताऊं ना, प्लेटो इनफैक्ट एरिस्टोटल डेमोक्रेसी को इतना अगेंस्ट नहीं थे जितने प्लेटो थे, बट हाँ, ये फेवर में जरूर थे एरिस्टोक्रेटिक
एरिस्टोक्रेसी के, यानी कि एरिस्टोक्रेटिक कंजर्वेटिव थे, जिन्होंने डिफेंड किया वैल्यूज, वेज ऑफ लाइफ और एटीट्यूड एरिस्टोक्रेसी का, जो था नोबिलिटी थी। दो अवेयर, उनको पता था कि ये जो डीजनरेशन हो रहा है वो कीन ऑन, लेकिन वो उसको दोबारा रिवाइटलाइज और रिफॉर्म करने का तो बोल रहे थे, लेकिन कभी उसके ऐसे अगेंस्ट इतना जाके नहीं बोला, सो दैट इट कुड वंस अगेन बिकेम द बेसिस ऑफ सिविल लाइफ। क्यों? क्योंकि वो उसको मानते थे कि यही बेसिस है, इसी से ही लोग सुधर के रहेंगे। प्लेटो इक्वेटेड डेमोक्रेटाइजेशन विथ मॉरल करप्शन। उन्होंने बोला कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी होती है ना, वैसे वैसे मॉरल करप्शन होता है। ध्यान रखना है, मॉरल करप्शन बोला है। and degradation, and endeavor to reform and revolutionize the general quality of human life, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव था कि ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है ना, उसको रिफॉर्म करे और रिवोल्यूशनराइज करे। वे अनिवार्य रूप से कुलीन रूढ़िवादी थे, जिन्होंने एक अभिजात वर्ग के मूल्यों, जीवन के तरीकों और दृष्टिकोणों की बात की और उनका बचाव किया था। हालांकि पतन के बारे में पता था, वे अभिजात वर्ग को पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिए उत्सुक तो थे, ताकि यह एक बार फिर नागरिक जीवन का आधार बन सके। प्लेटो ने लोकतंत्रीकरण को नैतिक भ्रष्टाचार और गिरावट के साथ जोड़ा और मानव जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार और क्रांति लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट, कि प्लेटो ने ना ये जो एथेनियन प्रैक्टिस थी ना ऑफ हैप्पी वर्सैलिटी, जहाँ पे एवरी ग्रीक मेल अडल्ट कुड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड ऑफर अ पॉलिटिकल ओपिनियन एज एमेच्योरिज्म। देखो, एमेच्योरिज्म का होता है नौसिखिया, या फिर जो अपनी शौक के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्किल या फिर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो एथेंस है ना, कि बड़े खुश हो रहे हैं कि सारे मेल आके अपने व्यूज दे रहे हैं, वो बोले ये सही नहीं है। क्यों? इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो मानते थे कि सिर्फ उन लोगों को ओपिनियन देने का अधिकार है जो खुद ही जागरूक हो, जो खुद ही एनलाइटन हो। क्योंकि अगर समझ लो 10 लोग हैं, उनमें से 6 लोगों को ये विजडम नहीं है और 4 लोगों को है, और 4 लोग कुछ एक सही डिसीजन ले रहे हैं, तो वो 6 लोग तो उनको डुबा सकते हैं ना। तो कहते थे कि सोसाइटी का भला तभी होता है जब एक तो फिलोसोफर किंग हो और पूरा ग्राउंड लेवल पे एजुकेशन का पूरा रिफॉर्म हो। एजुकेशन के मामले में वो मानते भी थे कि मेन वुमेन सभी लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि उनका जो सोल है वो रिफॉर्म होए। इन्होंने अटैक किया डेमोक्रेसी को एक अलग रीजन, एक और रीजन से। वो क्या था? द इनकम्पिटेंस एंड इग्नोरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस। एक तो पॉलिटिशियन इनकम्पिटेंस है कि वो काम सही से नहीं करते, और दूसरा इग्नोरेंस है क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपने से मतलब है, जो कि इनकी टीचिंग के तो एकदम अगेंस्ट हो गया। फॉर दैट गिव राइज टू फैक्शनलिज्म। उससे क्या होता है? फैक्शनलिज्म, अलग अलग टुकड़ियां बन जाती हैं, वायलेंस होता है, पार्टीशन पॉलिटिक्स होती है, सब जैसे दो गुट बन गए पॉलिटिक्स के, वो इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। विच वर द कॉजेज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। उससे क्या आती है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। प्लेटो ने खुश बहुमुखी प्रतिभा के एथेनियन अभ्यास को खारिज कर दिया, जिससे प्रेरित ग्रीक पुरुष वयस्क राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता था और शासकीयपन के रूप में एक राजनीतिक राय पेश कर सकता था। उन्होंने एक अन्य कारण से लोकतंत्र पर हमला किया, राजनेताओं को अक्षमता और अज्ञानता, जिसने गुटबाजी, अत्यधिक हिंसा और पक्षपातपूर्ण राजनीति को जन्म दिया, जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण थे। अब जो एथेंस थी ना पेरिकल्स के अंदर, वो पॉलिटिकल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल सेंटर तो थी ग्रीस का, लेकिन ये लोग हार गए। क्यों? क्योंकि इनकी, किससे हार गए? ये स्पार्टा से। और क्यों हारे? क्योंकि इनकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है ना, उसमें एरर था। अब एथेंस की बात करें ना, वो इंडिविजुअलिस्टिक थे, यानी कि इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देते थे, लिटरेरी एक्सीलेंस को इम्पोर्टेंस देते थे, हाईली क्रिएटिव थे, डेमोक्रेटिक थे और ओपन भी थे। अगर हम स्पार्टा की बात करें ना, वॉज स्टेटिस्ट, वो स्टेट के बारे में सोचते थे, रेजिमेंट के बारे में सोचते थे। ओलिगार्किक, ओलिगार्की होती है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय फ्यू मेंबर्स, कि कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट। मिलिटरिस्टिक थे। प्लेटो ने बोला कि जो स्पार्टन की जो मिलिट्री विक्ट्री थी ना, वो उनकी पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की वजह से थी। ही ट्राइड टू इन्फ्यूज द कम्युनिटेरियन स्पिरिट ऑफ स्पार्टा इनटू द इंडिविजुअलिस्टिक एथेनियन सोसाइटी। उन्होंने बोला कि हाँ, ये
स्पार्टा ना वो कर रहे हैं, जैसे अब हम हमारे में क्या था, अब जैसे बचपन से सुनते आए हैं ना कि अगर ऐसे उंगली अलग अलग रहेगी तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बट वंस यू कैन कन्वर्ट इनटू अ पंच तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड टेम्पर डेमोक्रेसी विथ एरिस्टोक्रेटिक वैल्यू, की एरिस्टोक्रेटिक वैल्यू होनी चाहिए। हाउएवर द मॉडल दैट ही स्केच्ड इन द रिपब्लिक फार फ्रॉम इंटीग्रेटिंग द टू मॉडल्स, लेकिन जो उन्होंने रिपब्लिक में बताया है वो ऐसा कुछ नहीं बताया है। was highly holistic था, elitist था, regiment based था एंड अथॉरिटेरियन इंस्टेंट ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव। कि हम कुछ भी बता देना, जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि हम कोई भी पॉलिसी बनाए, कुछ भी बनाए, हम उसमें अच्छी अच्छी बातें करके नहीं जीत सकते ना। कुछ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि चलो आप बहुत अच्छे हो, बहुत सही हो, लेकिन अगर कोई दूसरा पर्सन आपको ऐसे एक पंच मार के गिरा दिया तो आप क्या कर लोगे। तो उसकी भी आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। आपको विजडम भी जरूरी है, बट ऑन द अदर हैंड आपको अपने आप को डिफेंड भी करना आना चाहिए। अब पेरिकल्स के तहत एथेंस ग्रीस का राजनीतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बन गया था। हालांकि युद्ध में एथेंस की हार सैन्य राजनीति में त्रुटि के कारण हुई थी। एथेंस व्यक्तिवादी था, साहित्यिक गतिविधियों से में उत्कृष्ट, अत्यधिक रचनात्मक, लोकतांत्रिक और खुला था। अगर दूसरी ओर स्पार्ता स्टेटिस्ट, रेजिमेंट, कुलीन और सैन्यवादी था। प्लेटो ने निष्कर्ष निकाला कि स्पार्टा की सैन्य जीत उनकी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के कारण थी। उन्होंने स्पार्टा की साम्यवादी भावना को व्यक्तिवादी एथेंस समाज में डालने की कोशिश की और लोकतंत्र को अभिजात मूल्यों के साथ संयमित किया। हालांकि दो मॉडलों की एकीकरण करने से दूर गणतंत्र में उन्होंने जिस मॉडल की रूपरेखा तैयार की वह अत्यधिक समग्र, अभिजात्य, रेजिमेंट और सत्तावादी था। वस्तुनिष्ठ होने की वजह, अब प्लेटो सोफिस्ट को नहीं मानते थे। अच्छा, सोफिस्ट और फिलोसफिस्ट अलग अलग हैं, ठीक है। सोफिस्ट का क्या था, क्यों सोफिस्ट का, देखो फिलोसोफर जो किंग, इनका जो मेन वो था, ऑब्जेक्टिव था, उनका मानना था कि वो सारे समाज को उद्धार करके चलेगा और वो एक रीजन देके अपने आर्ग्यूमेंट्स को जीतेगा। लेकिन सोफिस्ट फॉर देयर ओरेटरी एंड इंटेलेक्चुअल एक्रोबैटिक्स एंड फॉर टीचिंग स्टूडेंट, वो सिखाते थे अपने बच्चों को कि विन करो आर्ग्यूमेंट नॉट थ्रू द पावर ऑफ रीजन, कि ये जरूरी नहीं कि आप रीजन से जीतो, बट विद द हेल्प ऑफ द स्पोकन वर्ड, कि तुम कैसा शब्द बोल रहे हो उससे जीतो। प्लेटो की इंस्पिरेशन हम सबको पता है, पाइथागोरस। पाइथागोरस 582 से 500 बीसी, फ्रॉम होम प्लेटो ने क्या बोरो किया, बहुत सारे आइडियाज उन्होंने उनसे बोरो किए। मतलब ये जो बुक में बहुत सारे आइडियाज लिखे हैं ना, वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है पाइथागोरस से। जैसे कि मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने आपको बोला था कि अपनी एकेडमी के बाहर भी उन्होंने बोर्ड लगा रखा था कि जिसे ज्योमेट्री नहीं आती उसे इधर एंटर नहीं करना। बिलीफ इन अदर वर्ल्डलीनेस, और वर्ल्डलीनेस मतलब जैसे सोल वगैरह, उन पे बिलीव करना। एंड इमोरलिटी ऑफ द ह्यूमन सोल, की ह्यूमन सोल मर नहीं सकती। सेक्सुअल इक्वालिटी होनी चाहिए, मैन वुमेन एक है। और आइडिया ऑफ द फिलोसोफर रूलर, ये भी इधर से ही इंस्पायर्ड है। जो पाइथागोरस है ना, वो बिलीव करते थे रिनंसिएशन, ये पाइथागोरस वही है थ्योरम वाले, रिनंसिएशन ऑफ earthly goods and purification from sensuality, कि हम जो हमारे earthly goods हैं और sensuality, उससे हम प्योरीफाई हों और एक salvation की जिंदगी जिए। He also believed in the teaching of Orphic। Orphic क्या है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जो सोल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में से ट्रांसफर होती है, दैट इज ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स। हिंदी में देख लेते हैं, और भी इंटरेस्टिंग है। प्लेटो ने सोफिस्टों को उनके वाक्पटु और बौद्धिक कलाबाजी के लिए निंदा की और छात्रों को तर्क की शक्ति के माध्यम से नहीं, बल्कि बोले गए शब्दों की मदद से तर्क जीतना सिखाया। उनकी प्रेरणा पाइथागोरस थी, जिनसे प्लेटो ने गणित का महत्व, अन्य संसारिकता में विश्वास और मानव आत्मा की अमरता, यौन समानता और दार्शनिक शासन के विचार जैसे कई विचार उधार लिए। पाइथागोरस का मानना था कि संसारिक वस्तुओं का त्याग और कामुकता से शुद्धिकरण मोक्ष की कुंजी है। वह ऑर्फिक की शिक्षा में विश्वास करते थे, अर्थात आत्माओं का स्थानांतरण। नेक्स्ट, पाइथागोरस बहुत जगह ट्रैवल किए, बहुत सारी टीचिंग सीखी, किसकी, इजिप्शियन की, अजीरियंस की और हिंदू ब्राह्मण्स की इंडिया में। अब जैसे बोला ना कि मोरालिटी ऑफ सोल, ये सब तो ये हिंदू में बहुत ज्यादा होता है।
हम क्या करें, हमने बहुत लोगों को बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं। ग्रीक्स डिड नॉट परसीव सोसाइटी द इन अ कंपार्टमेंटलाइज्ड वे, मतलब कंपार्टमेंटलाइज नहीं थी कि ये अलग अलग ऐसे अलग अलग तुमने सेक्टर बना दिया, रीजन बना दिया, नहीं। Politically, they did not draw a distinction between state and society, and within society, its different spheres. कि वो ऐसे distinction नहीं करते थे इन दोनों में. Philosophy, to begin with, included all branches of human knowledge, the natural and the social science. Philosophy में सारी branches थी human knowledge की. फिर philosophy क्या होती है? कि किसी सवाल का जवाब ढूंढना, सवाल कैसा भी हो सकता है. It was not merely an academic exercise, नहीं थी सिर्फ, but also a way of life, which was why they advocated a lifelong pursuit of knowledge. तो ये तो हम जिंदगी भर कर सकते हैं, क्योंकि सवाल तुम्हारे कभी खत्म नहीं होते. पाइथागोरस ने भारत में मिस्रियों, अशूरियों और हिंदू ब्राह्मणों की शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए व्यापक रूप से यात्रा की. यूनानियों ने समाज को विभाजित तरीके से नहीं देखा. राजनीतिक रूप से उन्होंने राज्य और समाज के भीतर इनके विभिन्न क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं किया. शुरू में दर्शन शास्त्र में मानव ज्ञान की सभी शाखाएं, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान शामिल थे. यह केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं था, बल्कि जीवन का एक तरीका भी था. यही वजह है कि उन्होंने ज्ञान की आजीवन खोज की वकालत की. नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग द सोक्रेटिक डिक्टा. कि सोक्रेटिक डिक्टा कहता है कि वर्च्यू क्या है, नॉलेज, एंड वर्च्यू इज नॉलेज, एंड द लाइफ अनएग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग. कि हम अपनी लाइफ का जो हमें पता नहीं कि क्यों जी रहे हैं, वो जीने लायक नहीं है. प्लेटो ने आर्ग्यू किया कि दैट रॉन्ग डीड्स हैज देयर ओरिजिन इन इग्नोरेंस. हम गलत काम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं, हम इग्नोर हैं, और अगर हमें पता भी तो हम इग्नोर कर देते हैं उसको. वेयर एज नॉलेज लेड टू राइट एक्शंस एंड हैप्पीनेस. नॉलेज से हमें राइट एक्शन, हमें पता चलता है कि क्या सही काम करना चाहिए और कैसे खुश रहना चाहिए. नॉलेज फॉर प्लेटो रिप्रेजेंटेड, क्या रिप्रेजेंट करती थी नॉलेज, एक विजन, एक ट्रांसेंडेंस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस. की जो वर्ल्ड दिख रहा है ना, वो ऐसा है नहीं, और जो वर्ल्ड एंड टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, की रियलिटी वाला वर्ल्ड कैसा है. दिस प्रोसेस was described as the conversion of the soul. इसको क्या बोलते थे, conversion of the soul. रिफॉर्म कैसे क्या होता है, to ensure that the power that existed in the soul was turned into right direction. कि सोल में जो पावर है, हम उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं. Like we are directing the power of the soul into the right direction, giving it guidance, giving it the path. However, attainment of knowledge did not mean leading a life of contemplation. Knowledge का मतलब ये नहीं है कि आप contemplation में जियो. For it had to be combined with service to the community. हमने ज्ञान की प्राप्ति की तो हमें अपनी सर्विसेज भी देनी है कम्युनिटी को, क्योंकि आप एक, because you can become a medium of reform. Thus, for Plato, there was a social dimension to individual excellence. एक सोच जो इंडिविजुअल एक्सीलेंस है ना, उसकी एक सोशल डायमेंशन भी थी. सुक्रांतिस सिद्धांत को स्वीकार स्वीकार करते हुए पुण्य ज्ञान है और बिना जांचा हुआ जीवन जीने लायक नहीं है. प्लेटो ने तर्क दिया कि गलत कर्मों की उत्पत्ति अज्ञानता में हुई थी, जबकि ज्ञान में सही कार्य और खुशी हुई. प्लेटो के लिए ज्ञान ने एक दृष्टि और प्रतिनिधित्व किया, उपस्थिति की दुनिया में से वास्तविकता की दुनिया में पारंगमन. इस प्रकृति को आत्मा का रूपांतरण के रूप में वर्णित किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आत्मा में मौजूद शक्ति को सही दिशा में बदल दिया गया था. हालांकि ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ चिंतन का जीवन व्यतीत करना नहीं था, क्योंकि इससे समुदाय की सेवा के साथ जोड़ा जाना था. इस प्रकार प्लेटो के लिए व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए एक सामाजिक आयाम था. नेक्स्ट, जो प्लेटो थे ना, Plato differentiated between the intelligible world and the world of the senses. एक होते हैं कि हम दिमाग से इंटेलिजेंट, एक होते हैं कि हमें हाँ सेंस है, कॉमन सेंस है. द फॉर्मल जो पहला था वो क्या था, इज द वर्ड ऑफ बीइंग ब्यूटी और वर्ड ऑफ बीइंग और ब्यूटी और फॉर्म्स. मैंने आपको ना वो पढ़ाया था कि फॉर्म्स पढ़ाई थी मैंने आपको, एलिगरी ऑफ केव्स पढ़ाई थी, और जस्टिस पढ़ाया था मैंने आपको, नोबल लाई पढ़ाया है. अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. ये वैसा वाला वर्ड था कि फॉर्म्स वाला वर्ड था. द लेटर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू allegory of caves, forms, and the noble lie, and about justice in my previous videos, and I will pin their link in the into the description box.
एंड लेटर वॉज द वर्ड ऑफ बिकमिंग ब्यूटिफुल और ओपिनियन, कि हम क्या बन सकते हैं, हमारा ओपिनियन क्या है, इट्स मोर रिलेटेड टू आवर थिंकिंग। जो रियल वर्ड था ना वो ट्रू थिंग्स का वॉज अ वर्ड ऑफ आइडियाज। जो सही वर्ड क्या होता है, आइडियाज का वर्ड होता है, विच आर परफेक्ट, क्योंकि आइडियाज परफेक्ट होता है, इटर्नल, इम्यूटेबल एंड फिक्स्ड, कि अगर हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग मर सकते हैं बट हमारे आइडियाज नहीं मर सकते, उसमें constantly change हो सकता है। It was never created and had always existed from the beginning in a perfect way। वो हमेशा से ही होते हैं, exist करते हैं। It was dependent of all things and immune to the changes that occurred in the सेंसरी वर्ड। की सेंसरी वर्ड में कुछ भी हो रहा हो, आइडियाज आइडियाज ही रहते हैं। जैसे अब एक सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है और कैपिटलिज्म है, वो ऐसे ही रह रहे हैं ना। हमारा वर्ड तब से लेकर अब तक कितना चेंज हो गया। हिंदी में प्लेटोन ने समझदार दुनिया और इंद्रियों की दुनिया के बीच अंतर किया। पूर्व अस्तित्व या सौंदर्य या रूपों की दुनिया दुनिया थी, और बाद में बनने या सुंदर या राय की दुनिया थी। सच्ची चीजों की वास्तविक दुनिया विचारों की दुनिया थी, जो परिपूर्ण, शाश्वत, अपरिवर्तनीय और स्थिर थी। ये कभी नहीं बनाया गया था और हमेशा एक आदर्श तरीके से शुरू से ही अस्तित्व में था। यह सभी चीजों से स्वतंत्रता और संवेदी दुनिया में होने वाले परिवर्तनों से मुक्त था। जैसे हम बोलते हैं ना, बचपन से हमने पता नहीं, जब से स्टार्टिंग हुई होगी ना, तब से ऐसा वेदों से लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब से लेकर अभी तक तो बहुत चेंजेस आ गए, बट क्या वो बदला? नहीं ना। तो ये होता है आइडियाज। तो जो रिपब्लिक है ना प्लेटो की, उसमें और क्या लिखा है? प्लेटो ने ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है ना, उस और कैसे हम नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, वो किस तरीके से बताया। फर्स्ट, एलिगरी ऑफ द केव, ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस लेक्चर्स। द मेटाफर ऑफ द डिवाइडेड लाइंस, ये मैं आपको बता देती हूँ, देखो। द मेटाफर ऑफ द डिवाइडेड लाइंस, इसमें क्या होता है कि we divide ideas or we divide any reality, we divide universe into two subcategories. One which is real, like ideas which cannot be distorted, which cannot change, which cannot degrade. But on the other hand, we have something which can be distorted. So dividing things on the basis of realistic and unrealistic is the metaphor of the divided lines. अब हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। और द डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स, ही ऑल्सो असर्टेड दैट मोस्ट ऑफ अस लिव, हमने इन द डार्कनेस ऑफ द केव, हम केव की डार्कनेस में रहते थे, जो रिप्रेजेंट करती थी रेल्म ऑफ लीव्स, जो हमारे ऑलरेडी हैं। एट द माउथ ऑफ द केव वॉज डे लाइट सिंबलाइजिंग नॉलेज। केव के आगे क्या थी? डे लाइट, नॉलेज सिंबलाइज करती थी ना वो। दिस वॉज अकीन टू द हिंदू बिलीफ, ये कैसा था? जैसे हिंदू बिलीफ से इसकी कंपेरिजन हो रखा है। हम लोग छा रहे हैं, देखो। द टीचर और द गुरु, उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इंडिया में। मेंट वन हु हेल्प्ड अ पर्सन टू अटेन एनलाइटमेंट फ्रॉम द डार्कनेस, वो उनका काम होता है। मार्टिन हेडगर जो थे 1889 से 1976, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि प्लेटो को थ्रू द एलिगरी ऑफ द केव, उन्होंने इंटेंडेड टू द स्टेट द एसेंस ऑफ एजुकेशन, वो समझाना चाहते कि एजुकेशन की क्या एसेंस है, एंड द मीनिंग ऑफ बीइंग, की जीने का क्या मतलब है। Moreover, Plato was also the first to emphasize the problem of the universals, कि वो उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये जो यूनिवर्सल एक तरीके के रूल्स बन रखे हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चेंज होना चाह रहे वो। व्हेन ही स्टेटेड दैट देयर वाज फॉर्म और आइडिया फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है। हिंदी, प्लेटो ने मानव मन की कार्य प्रणाली का वर्णन किया था, और जिस तरह से उन्हें ज्ञान प्राप्त किया, उसने ज्ञान प्राप्त किया। एक तो गुफा का रूपक, ये मैं बता चुकी हूँ। विभाजित रेखा का रूपक, विभाजित रेखा का रूपक में ये है कि हम अपनी जो भी हमारे आसपास चीजें हैं उसको दो चीज में डिवाइड करते हैं। एक तो जो रियल है, रियलिस्टिक, जैसे कि हमारे आइडियाज हो गए, क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहता है, इमॉर्टल है, और वो रियलिटी है। और एक अनरियलिस्टिक, कि हमारे जो वेल्थ है, ये सब चीजें। तो वो बोलते थे कि ये दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, और हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको पता है, रियल चीजों पे। और रूपों का सिद्धांत, ये भी मैं वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ, और जो जो चीजें मैं वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि हम में से अधिकांश लोग गुफा के अंधेरे में रहते हैं, जो विश्वासों के दायरे का प्रतिनिधित्व करती है। गुफा के मुहाने पर दिन का उजाला था, जो ज्ञान का प्रतीक था और हिंदू मान्यता में समान था। वो हिंदू मान्यता के समान था। शिक्षक या गुरु का अर्थ है
जिसने किसी व्यक्ति को अंधेरे से ज्ञान प्राप्त करने में मदद की हो। मार्टिन हाइडेगर ने बताया कि प्लेटो ने गुफा के रूपक के माध्यम से शिक्षा के सार और होने का अर्थ का बताने का इरादा किया। इसके अलावा प्लेटो भी सार्वभौमिकों की समस्याओं पर जोर देने वाले पहले व्यक्ति थे, जब उन्होंने कहा कि वास्तविक दुनिया में मौजूद हर चीज के लिए एक रूप या विचार था। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, जो पीएसआईआर की तैयारी कर रहा है उसमें ये सारी चीजें आती है, तो जो मुझसे कनेक्ट होना चाहता है और चाहता है कि हम आंसर राइटिंग शुरू करें, तो वो मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकता है। आपकी मर्जी है, आप ग्रुप में मैसेज किए या अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा लगा होगा। इसमें हिंदी इंग्लिश सब था और बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी थी। आपको ये सब करनी ही पड़ेगी, बिकॉज क्या है, अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा ना हर एग्जाम में, पहले देखो 2 बार होते थे, अभी कोरोना की वजह से इतना डिले हो रहा है, तो ऑब्वियसली एग्जाम का लेवल बढ़ेगा और पिछले साल ज्यादा लेवल था बाकी साल से कंपैरिजन, अगर आप देखें तो इसलिए आपको डिटेल स्टडी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, इस वीडियो में जो भी डाउट हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दो, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आप इसको हर जगह शेयर करोगे तो अच्छा भी रहेगा कि हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे और हम अच्छी डिस्कशन कर पाएंगे। क्या पता उनके आइडियाज से आपको भी फायदा हो जाए। और लाइक जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।